नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। विनोद अग्निहोत्री जी सर प्रोग्राम में आ चुके हैं, सर बहुत स्वागत आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर। समीर चौकामकर साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। आज प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे थोड़ा बजट की। बजट आज बिहार में पेश होने जा रहा है, बजट महाराष्ट्र में पेश होना है, बजट दिल्ली के अंदर पेश होना है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और इन सभी राज्यों में एक आध बातें कॉमन है। पहला तो ये कि जिसको आप रेवड़ी कह लीजिए या जन कल्याणकारी योजनाएं कह लीजिए, सीधा महिलाओं के खाते में पैसा डालना, ये आज हर चुनाव में इलेक्शन जीतने की गारंटी सा बन गया है। पूरी लिस्ट है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, सब जगह। दिल्ली में तो अभी वादा किया है, मोदी जी ने कहा था 8 मार्च तक पैसा डालना है, तो वो एक देखते हैं ये काम पूरा होता है कि नहीं होता। ऐसे ही बिहार है, लेकिन बिहार में एक बात इंटरेस्टिंग है। बिहार में आज तक, अभी इसी प्रोग्राम में मुझे किसी मेहमान जो है वो आंकड़ा दे रहे थे कि बिहार पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म की फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स में सबसे पीछे है। अब इसको आप अच्छी बात मानिए या खराब बात मानिए, मतलब वहां सबसे कम ऐसी योजनाएं चलती हैं और उनके बजट का मात्र 2%, ऐसा मुझे बताया गया, मात्र 2% पैसा जो है वो इस किस्म की योजनाओं में जाता है। लेकिन अब तो ये चलन है सब जगह पर। तेजस्वी यादव ने भी इसको पकड़ लिया, उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है भाई हम चुनाव में 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं। महिला सम्मान हर महीने 2500 रुपया, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया, विधवा पेंशन 400 की जगह 1500 रुपये, बिजली 200 यूनिट तक फ्री। तो फ्री 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 तेजस्वी यादव को भी लगा भाई झारखंड में अभी ये काम करके दिखाया हेमंत सोरेन ने एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, तो यहां तो हमारे पास मौका है, तो हम यहां क्यों ना अनाउंस करें। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार और बीजेपी और एनडीए की, बीजेपी और जेडीयू की सरकार तेजस्वी यादव के इस ऑफर को मैच करती है या नहीं। अब बजट का मौका है आज। अगर आज ऐसी कोई स्कीम अनाउंस हो जाए, नीतीश कुमार को सीधा महिलाओं के खाते में पैसा डालने की बात अगर करते हैं, तो उनके पास अभी 4-6 महीना है इलेक्शन में जाते हुए। हमने दिल्ली में देखा कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की लेकिन पैसा नहीं डाला, तो नुकसान हो गया। मोदी जी की बात पर लोगों ने भरोसा कर लिया। लेकिन महाराष्ट्र में देखिए, चुनाव से पहले ही घोषणा हुई थी इस बात की, लाड़की बहन योजना की, और 2-3 किस्त चली गई थी खाते में, तो इतना बड़ा मैंडेट मिला बीजेपी को। तो क्या नीतीश कुमार ये काम करेंगे? अब उनको सुशासन बाबू कहते हैं, गवर्नेंस की बात वो करते हैं। अब इसको गुड गवर्नेंस में माने या बैड गवर्नेंस में, लेकिन आजकल हर चुनाव में ये बात होती है। तो अगर वो ऐसी स्कीम लाते हैं तो बड़ी खबर है, नहीं लाते हैं तो बड़ी खबर है कि दबाव के बावजूद नीतीश कुमार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो हम इसकी बात करेंगे। मैं आपको 2-3 बयान सुना रहा हूं। तेजस्वी यादव का एक बयान बड़ा वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं 36 साल का हूं, मुझे बड़ी लंबी राजनीति करनी है, अभी मेरी उम्र 75 साल नहीं हुई है। 75 साल के नीतीश कुमार भी है, 75 साल के मोदी जी भी हैं। तो कह रहे हैं मेरे 75 साल का नहीं हूं, 36 साल का हूं, लंबी राजनीति मुझे करनी है, उम्र भले ही कच्ची है, जबान कच्ची नहीं है, जो कहूंगा वो पूरा करूंगा। जवाब भी उनको मिला है। तो सुनाता हूं 2-3 बयान आपको बिहार के। मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, हम कोई जुमले बातें नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। विकलांगों का, दिव्यांगों का, वृद्धा लोगों का पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया गया? इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपये किया जाए। महिलाओं को लेकर के नीतीश जी हमेशा वाहवाही लेते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ किया। भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपये उन माताओं बहनों के खाते में दे। तेजस्वी जी को नेता विपक्ष का पद छोड़ करके राजनीतिक भविष्यवक्ता का पद ग्रहण करना चाहिए, तभी उनके लिए उचित रहेगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक वो भविष्यवक्ता की तरह कर रहे हैं, ये इनका अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, फिर ये इनका अंतिम बजट है, उस लोगों को ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं। लेकिन जनता किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, हम लोग को लगता है तेजस्वी जी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन चिराग जी के पर्दे के पीछे के सहयोग से उन्होंने 2020 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, और 2025 में तेजस्वी जी का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। बिहार की तस्वीर हमने बदली है, तकदीर बदलने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है और मानव विकास सूचकांक, इसमें स्वास्थ्य का बड़ा योगदान है।
तो हमको मेडिकल कॉलेज खोलना है, इमरजेंसी लैंडिंग हॉस्पिटल में हो, जिले के अंदर हो, इसकी व्यवस्था करना है। तो स्वाभाविक रूप से जो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होना है, लोगों के जीवन दशा में बदलाव होना है। हमारा आंतरिक राजस्व शराबबंदी के बावजूद लगातार बढ़ रहा है। तो बिहार का बजट, हमारी उम्मीद है कि गांव के विकास केंद्रित रहेगा। हमको गांव और पंचायत को स्मार्ट बनाना है। देखिए, बड़ी बातें अभी आपने जो बयान सुने, कई छुपी हुई बातें हैं। जैसे जेडीयू के मंत्री जो हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया था पीछे से, उन्होंने पर्दे के पीछे से मदद कर दी थी। मतलब उन्होंने टारगेटेडली नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए कैंडिडेट खड़े किए थे। अब वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई उसकी मदद से आप पा लिए इतनी सीटें 2020 से, वरना कहां आ रही थी। बहरहाल, ये हम 75 साल और 36 साल की बात 5 मिनट के बाद करते हैं। पहले बजट में क्या इतना प्रेशर है नीतीश कुमार के ऊपर? तेजस्वी यादव ने जो अनाउंसमेंट घोषणाएं कर दी हैं महिलाओं के लिए, उनको ये मैच करना पड़ेगा। विजय जी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक तो इस चुनाव का, मतलब मैं तेजस्वी जी की तरह से नहीं करा, लेकिन इस कार्यकाल का तो आखिरी बजट है नीतीश कुमार जी का। अगला कार्यकाल जब होगा तो उसमें जिस तरह से तेजस्वी आगे आ गए फ्री बीज को लेकर, और अभी झारखंड का आपने जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया, महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो कर्नाटक की बात करें तो तमाम जगहों पर फ्री बीज ने सरकारों की वापसी में मदद की है। मैं कह नहीं रहा कि पूरी तरह से, लेकिन मदद एक की है। तो नीतीश कुमार जी का तो वैसे भी ये इलेक्शन थोड़ा सा क्रूशियल है, नंबर पहले से कम बढ़ाना है, कम से कम उतना तो रखना ही है। तो उसके लिए क्या वो चाहेंगे नहीं कि फ्री बीज को पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, और तेजस्वी ने एक और प्रेशर बना दिया है। तो मुझे लगता है जब आज बजट पेश किया जाएगा बिहार का, तो उसमें कुछ संभावनाएं हैं कि जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उन पर कोर्ट क्यों लगाया आपने? नहीं, वो पहले नया नाम है जन कल्याण योजनाएं आजकल फ्री बीज का, और रेवड़ी का टाइम भी चला गया ना, गर्मी थोड़ी हो गई है, तो रेवड़ी का नया नाम जन कल्याण योजना। तो नीतीश जी, आपको लगता है वो दबाव का असर होगा? असर होगा, बिहार में अनाउंसमेंट होगी ऐसी। तो देखिए, अभी आज, और मैंने जैसे पहले कहा, करते हैं तो ठीक है, तो खबर है ही, नहीं करते तो भी भाई ट्रेंड, एक चलते ट्रेंड के बावजूद आप उसके खिलाफ है। आप एक नई लकीर डालना चाहते हैं। देखिए, फ्रीबीज और सशक्तिकरण दो अलग अलग चीजें हैं। नीतीश ने बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उन्होंने बच्चियों को साइकिलें दी, जब उन्होंने, मैं तो चूंकि 2015 के चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर था महिलाओं में साइकिल वाला उनका प्रयोग जो है। दूसरा, जो महिलाओं को, खासकर ग्रामीण महिलाओं को जिनको बहुत दिक्कत होती थी महामारी के समय, उनको सैनिटरी नैपकिन्स के लिए अलाउंस दिया। इस तरह के उन्होंने कुछ काम किए जो वाकई सराहनीय थे और सशक्तिकरण के काम थे। लेकिन सिर्फ एक वजीफा देना 1500 रुपये या 2000 रुपये या 2500 रुपये जो तेजस्वी मांग कर रहे हैं, या जो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अन्य राज्यों में जो लागू की गई है, तो वो उसको आप फ्रीबी की श्रेणी में डाल सकते हैं। क्योंकि उसमें अगर आप जनरलाइज कर देते हैं, या तो कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करें जिससे महिलाओं की आमदनी हो, वो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह काम करें, कुछ कुटीर उद्योग का काम करें, कुछ और सशक्तिकरण, वो तो एक बात हो सकती है। और नीतीश जी की जो पॉलिटिक्स अभी तक रही है, वो गवर्नेंस के मामले में, अब अलग बात है इस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो कई बार उनके बारे में तरह तरह खबरें आ जाती हैं, लेकिन चाहे वो किसी भी तरफ रहे हों, इधर रहे हों या उधर रहे हों, गवर्नेंस के मामले में नीतीश जी का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है और उन्होंने कोशिश भी की है। और आपको लगता है तेजस्वी यादव के शॉर्टकट पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं चुनाव में? तेजस्वी यादव ने ये देखा है कि झारखंड में मामला सफल हुआ, महाराष्ट्र में सफल हुआ, मध्य प्रदेश में सफल हुआ, तो उनको लग रहा है कि ये एक रास्ता है। अगर वो अभी डिमांड करेंगे, नीतीश जी करते हैं तो श्रेय लेंगे, देखिए मैंने मांग की और नीतीश ने कर दिया, चाचा ने, और अगर नहीं करते हैं तो इसको मुद्दा बना के ले जाएंगे चुनाव में। इसके बाद तो कोई बजट आएगा नहीं कि भाई ये देखिए चुनाव। तो वो एक तरह से एक राजनीतिक दांव उन्होंने खेला है कि नीतीश जी को के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है, करेंगे चित भी मेरी पट भी मेरी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने अभी इसके ऐसे और फैसले नहीं लिए कि मतलब दबाव के बावजूद, जैसे अभी शराबबंदी का फैसला है, अभी आपने उनकी पार्टी के प्रवक्ता को सुना कि भाई हम सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है और बहुत मोटा पैसा मिलता है सरकार को शराब बेच करके। और कोविड में तो कई सरकारें केवल इसी पर चली। कोविड में सब जगह प्रतिबंध लगे भी हुए थे, तो शराब की दुकानें खुली हुई थी, मजबूरी थी सरकारों की, पैसा था, पैसा कमाना। मतलब गुजरात जैसे राज्य में जहां परमिट की व्यवस्था है, जहां शराबबंदी आजादी के समय से लागू हुआ गांधी जी के कारण, वहां भी शराब जो लोग पीने के आदी हैं या टूरिस्ट जाते हैं, उनके लिए विशेष परमिट की व्यवस्था। बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई बिहार को पैसा नहीं चाहिए, बिहार की सरकार को चाहिए, लेकिन वहां उन्होंने शराबबंदी लागू कर रखी है, उसका पर्यटन पे भी असर पड़ता है उसको, इस फैसले के उनको और बेनिफिट होते होंगे, लेकिन ये नुकसान भी तो वो लगातार झेल ही रहे हैं। झेल रहे। तो
ये भी क्या ये फैसला भी महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा था। अब शराबबंदी का। क्या ये फ्रीबीज वाला ऑफर को मैच करने वाला तेजस्वी यादव के, अब अगर इस दबाव में नीतीश कुमार आते हैं तो माना जाएगा कि भाई अब कोई प्रदेश और कोई पार्टी जो है इससे अछूती नहीं रहेगी? क्या लगता है हर्षवर्धन जी? नहीं, एक तो ये कि शराब तो है, थोड़ी गड़बड़ चीज़ तो है, कहते हैं लोग बुरी चीज़ है। अभी तो दिल्ली में शराब में निपट गए केजरीवाल जी, तो है तो बुरी चीज़ है। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर कहें आप नहीं तो पीते तो बुरी नीतीश, चीज है। नहीं हम पी भी लें तब भी आप ये बुरी ही कहिए। रहेगी। बुरी मत कहिए, कहिए कि उसको लेके नहीं, देखिए जो पीता है वो भी यही कहेगा कि बुरी चीज है, बुरी आती है। और आप उसको पी रहे हैं तो उससे बचना पड़ेगा। लेकिन खैर लोग पी ही रहे हैं तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं है। लेकिन राज्य की नीति के तौर पर यह बहुत साहस का निर्णय है। ये निर्णय लेने के लिए नीतीश कुमार होना पड़ता है। आज के समय में कोई और सरकार ऐसा निर्णय ले सकेगी, इसमें मुझे पूरी तरह से संदेह है। ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ये दे दें, ये दे दें, पहली बात तो ये कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि अगर सरकार के खजाने में पैसा है तो आप महिलाओं को दीजिए, बुजुर्गों को दीजिए, बच्चों को दीजिए। इससे सुंदर क्या व्यवस्था होगी? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये हम पढ़ते ही हैं, और जितना संविधान की पढ़ाई लोग करते हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से ही शुरू होता है। ये समाजवादी टाइप का और सेकुलर टाइप का फर्जीवाड़ा तो बाद में घुसेड़ा गया, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये हमारा मूल है। वो हम वही कुछ दिनों पहले तक केवल सेक्युलरिज्म को फर्जीवाड़ा कहते थे, अब समाजवाद को भी कहने लगे। नहीं, वो तो जब तक रहेगा। 42वें संविधान संशोधन में तानाशाही के दौर में जो दोनों शब्द किए गए हैं, और संविधान सभा ने इन दोनों शब्दों, क्या जो समाजवादी नहीं है वो इस देश का नागरिक नहीं है? ये तो फ्रॉड ही हुआ है ना। लेकिन ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब मूल बात यह, क्या नीतीश कुमार उधर जाएंगे? क्या मुझे लगता है कि नीतीश जी को आप लोग बेवजह टारगेट कर रहे हैं, मतलब हम सारे लोग, जितने लोग यहां खड़े हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी इस तरफ जाएगी या नहीं जाएगी? सभी जगह सब राज्यों में जा गई है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, बल्कि लीड ली है बीजेपी। वहां लीडिंग, मैं सवाल ही आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। लीडिंग प्लेयर वहां भारतीय जनता पार्टी है। तेजस्वी यादव का दबाव नीतीश कुमार है। हाँ, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन लीडिंग प्लेयर के तौर पर तो वही है ना। और मतलब बीजेपी चाह लेगी तो नीतीश जी को करना पड़ेगा ना, बिल्कुल bottom line। करना बस। पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूं कि लीडिंग, सवाल सही जगह पूछा जाए, सवाल नीतीश जी के ऊपर नहीं जाता है। लेकिन क्या वो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का या फ्रीबीज का, अच्छा एक विजय जी ने कह दिया तो मैं तो लखनऊ से ही लौटा हूं, तो रेवड़ी बस सर कुछ ही देर कुरकुरी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया ठंडी वाले सीजन में। तो ऐसे ही जो फ्रीबीज वाली रेवड़ी है, फ्रीबीज वाली रेवड़ी है, इस देश में कभी चली नहीं, उसका कोई लाभ। हिमाचल में तो बड़ी सर्दी है नीतीश सर, वहां तो कुमार रेवड़ी समझते चलती है, मंदिरों से पैसा लेने की नौबत आ गई है, तो इसीलिए मंदिरों की दान पेटी से पैसा लिया तो जा रहा है। रेवड़ी इतनी जल्दी चिपचिपा गई, अब मुश्किल होने लगी उनको। तो मेरा ये मानना है कि अगर समझदारी होगी तो उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो विपक्ष में है उसके लिए कोई भी ऐलान करना, वो उसकी कोई सीमा नहीं होती। जो सत्ता में है उसको ऐलान के साथ करके दिखाना होगा, वरना अरविंद जी का उदाहरण हमने देखा, कहे तो दिया 1000, कहे तो दिया 2100, जनता ने पूछा दिया तुमने, कुछ नहीं, निपट गए। भाजपा ने उसके आगे 2500 कर लेकिन दिया। काम करता है ना ये चुनाव में, समीर जी, तो देखा है ना हमने, हर चुनाव में काम किया है ये। और बिहार के लोग झारखंड देख रहे होंगे ना भाई, आज हर जगह एक सोशल मीडिया का जमाना, फोन का जमाना, हर व्यक्ति को पता है कि भाई यहाँ मेरे बगल वाले राज्यों में महिलाओं को पैसा मिल रहा है, और मेरे यहाँ पर एक बड़े नेता ने घोषणा कर रखी है, तो क्यों नहीं वो उस तरफ उसका आकर्षण होगा? बिल्कुल, ये फ्रीबीज का एक ऐसा नशा है जो सारी पार्टियों के सिर पे चढ़कर बोल रहा है। इस नशा का सबको पता है कि जनता इस नशे में ऐसी बहकती है कि फिर कुछ देखती नहीं है, तमाम वोट मिलते हैं। वो पार्टी को भी लगता है कि पहले घोषणा कर दो, सत्ता में आ जाओ, फिर देखेंगे देना है नहीं देना है, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे कि कौन गरीबी रेखा के नीचे आता है, कौन उसके लिए क्वालिफाई करता है नहीं करता है, कब देना है, 2 साल बाद देना है, 2.5 साल बाद देना है, आधा देना है, अधूरा देना है, फिर तो पूरे 5 साल पड़े सत्ता के पास। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो निर्मला सीतारमण का जो बजट आया था, उसमें 1.73 लाख करोड़ रुपए की मदद ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी इस बार बिहार को बजट को लेकर उन्होंने, निर्मला सीतारमण ने किया है। कहा जा रहा था कि भाई चुनाव को देखते हुए बिहार को काफी इसमें स्पेस दिया गया है। मखाना बोर्ड की उसमें घोषणा की है, 4 जगह एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की उन्होंने, तमाम तरह की। तो उससे हो जाएगा काम, उनका लगता है? नहीं, ऐसा वो नहीं, वो केंद्र का तो एक अलग है। लेकिन अगर आप राज्य की अगर बात करेंगे तो नीतीश कुमार तो चुनाव के पहले, अब 6 महीने पहले आखिरी बजट लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें तो राज्य को बताना पड़ेगा ना कि क्या वो राज्य के लिए करने जा रहे हैं, राज्य में उन्होंने क्या दिया। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरीके से डोमिनेट कर रही है नीतीश सरकार को, देखिए नीतीश जी की तो स्थिति है नहीं कि वो बजट के अंदर कोई सलाह दे सके।
मुझे लग रहा है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि बजट कैसा होना चाहिए, बजट उसी अनुरूप आने वाला है। नीतीश कुमार तो रबर स्टंप पे केयर टेकर मुख्यमंत्री है। जो चलिए बजट भारतीय बीजेपी जनता पार्टी का से बनकर ये आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट के रास्ते पे जाएंगे क्या आपको लगता है? 100% जाएंगे, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो पैसा कहां से लाएंगे? तो ये तो बात की बात है ना, अभी तो जनता थोड़ी पूछेगी, जनता से तो कह देंगे हम देखेंगे। पहले तो सत्ता में आना है ना, उसके बाद पैसों की व्यवस्था करना है। ठीक है। सत्ता में बने रहना जरूरी है। और तेजस्वी यादव ने भी बोला है ना कि 2,500 रुपए दूंगा। तेजस्वी ने यह तो नहीं बताया मैं पैसा कहां से लेकर आऊंगा। सत्ता में आने के बाद पैसों की व्यवस्था की जाती है। अरे तेजस्वी यादव के और दूसरे बयान तो पे बात वैसे भी करें। कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया। वो कह रहे हैं मैं 36 का हूं, 75 का नहीं हूं। इस वाली पे जाने जुमलाबाजी नहीं करूंगा, आऊंगा तो दूंगा। इस वाली पे जाने से पहले एक लाइन बोल देता हूं। आप कह रहे हैं बगल के राज्य में है, उत्तर प्रदेश में तो हमारे नहीं मिल रहा है। बताइए कौन से ऐसी अखिलेश जी को करने 17 से पहले अखिलेश जी को वादा करने दीजिए और फिर देखिए बीजेपी करती है नहीं, कि मैं नहीं तो कह रहा हूं 17 जीत गए, 22 जीत गए, कोई सॉरी वादा नहीं सॉरी किया। सॉरी मतलब 27 आने दीजिए ना, 27 आने दीजिए। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, जो सत्ता में है उसको तय करना है कि उसकी दूसरी नीतियों पे। अब इनके पास तो 36 की उम्र है, 72 तक वादे कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? वादे ही वादे करें। नहीं वो ना आपने गलत उनकी बात को समझा। वो कह रहे हैं कि मुझे लंबी पॉलिटिक्स करनी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अगर वादा करूंगा तो निभाऊंगा, नहीं तो दुनिया मुझ पर यकीन नहीं करेगी। अरविंद जी की तरह झूठ नहीं बोलेंगे, जिसकी भी तरह मानिए। उनकी भी उम्र कम ही थी। भाई देखिए, तेजस्वी यादव ने जब ये डिप्टी सीएम बने थे तब इन्होंने कहा था कि हम ये इतना 1 लाख नौकरी देंगे, ऐसा 5 लाख लोगों 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं, जैसे भी सही। 20 लाख कहा था। हाँ 10 या 20, 10 लाख कर 10 लाख का था, जितना भी कहा, 20 लाख का जितना भी कहा, लेकिन इन्होंने ड्राइव चलाई भर्ती की, कुछ भर्तियां हुई भी बिहार के अंदर। मैं और फिर ये कह रहा हूं, 73 देखिए और 75 का आप अब तेजस्वी जी की 36 की उम्र में 36 के चक्कर में पड़ गए। ये मत कीजिए। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं और उसके लागू होने में यही 36 का ही आंकड़ा है जो उनकी उम्र है। अगर 36 का आंकड़ा ना होता तो जितने समय वो थे राज्य में कुछ ढंग का काम इनकी सरकार कर पाई होती। और जिसको आप ड्राइव करें, कौन सी राज्य है जो ड्राइव नहीं चला रही? कौन सी राज्य सरकार? जरा आप किसी राज्य सरकार का हिसाब किताब निकालिए, उसके मुख्यमंत्री सचिवालय से पूछिए, उसकी पीआर एजेंसी बताएगी। नीतीश कुमार यही तो कहते रहे, तब मैं मुख्यमंत्री नहीं रह गया, तब मेरी ड्राइव नहीं थी, तब तेजस्वी यादव सारी नौकरियां दे रहे थे। मुझे लगता है फ्रीबीज और इसको थोड़ा अलग अलग करके रखिए। बिल्कुल सभी राज्य सरकारों को नौकरियां देना ही चाहिए, लेकिन उस तरफ जाना इस देश के श्रम का, इस देश के जिसको कहते हैं ना कि एक प्रखर मेधा शक्ति का अपमान करना है, जो लगातार भाजपा से लेकर सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। उसमें भाजपा इस वक्त बहुत आगे है। तो इससे बचना होगा, इसका बिल्कुल इसकी आलोचना करनी होगी, निंदा करनी होगी। देखिए उत्तर प्रदेश की बात जो है वो अलग है, उत्तर प्रदेश की परिस्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, जो हिंदुत्व के केंद्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप कुछ ना भी दीजिए तो हिंदुत्व का एक मामला इतना बड़ा है कि वो गाड़ी नैया पार लगा देता है। तो योगी जैसा नेता है। और योगी तो उसका एक्सटेंशन है, मैनिफेस्टेशन है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारी इस तरह की योजनाएं चलती रही हैं। लक्ष्मी कल्याण लक्ष्मी योजना, फ्री लैपटॉप देना, आपका जो है ये अखिलेश यादव ने घोषणा की थी जब 2012 में कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजों में लाइन लग गई थी और उसी ने पूरा चुनाव पलट दिया था। मतलब मायावती की सरकार चली गई और समाजवादी पार्टी 225 सीटें लेके आई थी। फिर दिए थे? नहीं दिए, लेकिन इस तरह की घोषणाएं हुई हैं। यही तो मैं लाना चाह मैं कह रहा रहा हूँ, हूं। सुनो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बाकी लक्ष्मी योजना और ये कन्या लक्ष्मी योजना ये सब तो चल ही रही हैं, अभी भी चल रही है। लैपटॉप टैबलेट ये तो सब बात देखिए, अगर आप बच्चों को पढ़ लिख के बच्चे 10th 12th कर रहे हैं, योगी जी ने सबको आप लैपटॉप देना चाह रहे हैं, तो मैं फ्रीबीज नहीं मानता हूं। साइकिल ये बांटना, फ्रीबीज कैसे हो लैपटॉप जाए? बांटना, बैग देना, यूनिफॉर्म दीजिए देना ना उसे। और सब पे ठप्पा लगा के देना। नहीं सौरभ जी, उत्तर प्रदेश में है, सबसे पहले मध्य लगाते प्रदेश हैं में महाकाल नहीं है, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर नहीं है, मध्य प्रदेश में नर्मदेश्वर नहीं है, Comparable विवाद नहीं है। बिहार में विवाद कहाँ है? गया नहीं है। महाकाल अरे कहाँ नहीं है? नहीं भैया, महाकाल में विवाद है क्या? आप महाकाल में विवाद है क्या या नर्मदेश्वर में विवाद है? जो विवाद का जो उनका एक लाइन वो ये कह रहे हैं कि यूपी में सुन बस फैजाबाद क्यों हार गए? विवाद की बात फैजाबाद क्यों हार गए? सुनिए मेरी बात ना, फैजाबाद क्यों हार गए? वो केवल ये कह रहे हैं काशी में मोदी जी का वोट क्यों घट गया? हर्षवर्धन जी आज आप वैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जो लोग आपके साथ टीवी पे करते हैं? और इसीलिए घट गया, फ्री भी नहीं दे रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि यूपी में हिंदुत्व से काम चल जाता है, ये नहीं चलता बाकी जगह भाई। नहीं चलेगा। मैं फिर वही कह रहा हूं, ये चाहे जैसे लगे कि मैं जैसे बोल रहा हूं, फ्रीबीज पॉलिटिक्स देश का बेड़ा गर्क कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कह रहा हूं
कि ये भारत को बर्बाद करेगा, श्रीलंका हम बनाएगा। सब मैं सहमत ऐसे ही हैं, बोलूंगा। इससे हम सब सहमत हैं। नहीं, सहमत नहीं है। मोदी जी देखिए, के कहने के विरोधी कर बावजूद रही है, उनकी सरकारें कर रही है ना। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, वो तो कर रहे हैं ना, सब सरकारें कर रही है। अरे एक सर, एक मजेदार बात सर, मैं समर्थन नहीं कर एक रहा हूं। बड़ी मजेदार बात अभी तेजस्वी यादव के बहाने कह गए ये अशोक चौधरी खुल के कि भाई आपको तो 2020 के चुनाव में समर्थन कर दिया था चिराग पासवान ने पर्दे के पीछे से। भाई ये बातें हम लोग करते थे, आज किसी नेता ने खुल के बोला तो कि एनडीए में ही एक आदमी ऐसा था जिसने नीतीश जी का काम लगाया मंत्री है वो। भजन चलता और वो रहता है। मंत्री है। और बड़े मतलब आप नेताओं की बेशर्मी देखिए कि वो किसने चिराग को उकसाया था, किसने मदद दी, चिराग ने किसकी लंका लगाई, वो किसके अनुमान थे, उस पर नहीं बोल और रहा उस अनुमान को किसकी लंका लगाने के लिए भेजा था कि नीतीश कुमार को ठिकाने लगाओ। मतलब अब बेशर्मी की बेहद होती, लेकिन अब ठीक है, अब उनको तो चिराग को टारगेट करना है। भाई चिराग अभी भी इनके साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे ना। बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे ना, लेकिन अभी तो भाई चिराग का और नीतीश का कोई ऐसा कोई बहुत दिल का रिश्ता नहीं है। नीतीश कुमार को पता है कि तीसरे नंबर पे भेजने वाले मुझे यही है। नहीं, अभी आपने लेटेस्ट स्टेटमेंट नहीं सुना फिर चिराग पासवान का? वो तो एक कदम आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जीते तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग जरूर बोल रहे हैं कि चिराग के इतना हृदय परिवर्तन है। जो बीजेपी नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री बनूं। जो बीजेपी नहीं कर रही है डिक्लेयर, वो कर रही है। वो चिराग जी बोल चुके हैं। चिराग जी की तो दिल की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं बिहार का कभी। वो तो मतलब उनके तो पूरा मन बिहार में लगा रहता है कि भाई मैं कभी ऐसा देखिए मौका आए अशोक तो मैं चौधरी के बारे में मुख्यमंत्री सर, अशोक चौधरी कांग्रेस में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, 2015 में कांग्रेस में गठबंधन होना सरकार अपराध बनी और थोड़ी कांग्रेस है। के मंत्री बने कांग्रेस कोटे से। और जब नीतीश कुमार 2017 में अलग गए तो नीतीश साथ चले गए। और क्या भरोसा वो आज बीजेपी को मतलब स्पेयर कर रहे हैं और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं बिना उन्हें, तो कब कहां वो चल दें कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है अपना भविष्य भी देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ। एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बिहार पर हम लोग बहुत बात करते हैं और नीतीश कुमार जी को मैं समझता हूँ, माफी के साथ कह रहा हूँ, कि हमने लार्जर देन लाइफ चीफ मिनिस्टर बना रखा है। उन्हें सुशासन बाबू को लगातार करते रहे। किसी दिन आपके पास वक्त हो तो उन सुशासन बाबू के राज में 20 साल में बिहार किस सोशल इंडिकेटर पर, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। रोज बिहार की बात करते हैं, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल रोज बताइए। सुशासन बाबू चलाते हैं, उनके सोशल इंडिकेटर तो देख लीजिए पहले। कहते हैं सर, पुराना वाला है। तो मतलब अब अब एक बार इतना सोशल इंडिकेटर पर भी चर्चा सर, कीजिए। इतना तो कह लेने दीजिए ना। आखिर कोई तो कहीं से लाया तो कहना पड़ेगा ना। अब अगर वो आदमी खड़ा है तो वो भी नहीं मानेंगे, जिस पे आलोचना करना वो अलग करेंगे। नहीं, हम तो कह रहे हैं सोशल इंडिकेटर लेकिन पर सुशासन सरकार बाबू की चर्चा क्यों कैसे कहा होगी? गया? सरकार के कामकाज की चर्चा भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक वो बात है। पूरी तरह से उसी पे हुई, तभी तो कहा जाता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं। भाई आप लोगों से ही सुनता हूं मैं कि पहले 5 साल बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। तो ले वो तो चीफ मिनिस्टर तो 20 साल 20 से साल से हैं। हैं। बाकी 15 साल क्या हुआ? 15 साल का हिसाब तो देना 2005 पड़ेगा ना। से 2010 इस पर कोई बात नहीं करता। बस रोज वही आपने था, उनको हीरो बना रखा है। चलिए, अच्छा ठीक है, पर ये सर इस पर बात रही उसका ना। होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सभी मेहमान हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले हमने बात की खूब ये रेवड़ी कल्चर, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की। क्यों? बिहार में चुनाव है और आज बिहार का बजट पेश हो रहा है, तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के 2500 महिलाओं को देने वाले ऑफर को मैच करते हैं? हमने इस पर काफी बात की। आइए अब इसी को थोड़ा दिल्ली लेकर के आते हैं। दिल्ली में नई नई सरकार बनी है, रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर बनी है और दिल्ली में भी खूब फ्री की पॉलिटिक्स चली थी चुनावों के बीच में। हमारा ये ऑफर तो हमारा ये ऑफर, और उसमें जनता ने मोदी जी की बात पे भरोसा किया। मोदी जी ने कहा था 8 मार्च को, उससे पहले पहले महिलाओं के खाते में जो दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू हुई है उसकी पहली किश्त पहुंच जाएगी। अब पहले ही दिन आप याद कीजिए, कैबिनेट की बैठक जब ली, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग रेखा गुप्ता ने, तो उसमें इस पर बात नहीं की उन्होंने। तो पहले ही दिन प्ले कार्ड वेकार्ड लेके, पोस्टर लेकर के आम आदमी पार्टी के लोग, आतिशी जी वगैरह सब लोग आ गए थे कि तुम लोगों ने तो कहा था हम पहली कैबिनेट में फैसला करेंगे, क्यों नहीं किया? ये महिला विरोधी हैं, ये जुमलेबाजी करते हैं। अब ये इम्तिहान तो है रेखा गुप्ता जी का कि भाई काम बड़ा है, इसमें खूब मेहनत लगती है। अब ये काम वो इतनी जल्दी कर पाएंगी क्या? 3 तारीख हो गई, 8 आने को है। उससे पहले मैं आपको जरा आज विधानसभा में क्या हुआ वो बता देता हूं। दरअसल आज सीएजी की जो हेल्थ रिपोर्ट पेश हुई थी, हमने 2 दिन पहले इसी प्रोग्राम में चर्चा की थी, उस पर वहां पर डिस्कशन होना था। और इसके बीच, और ये अभी तक तो ये 22 विधायक जो आम आदमी पार्टी के आए, ये 3 दिन के लिए निलंबित थे। तो जिस दिन पेश हुई उस दिन ये लोग थे नहीं। आज ये लोग फुल स्ट्रेंथ में मौजूद हैं वहां पर। तो अब आप सीन देखिए जरा, इधर 48 भाजपा के और सामने 22 आम आदमी पार्टी के, और जब ये 2 टकराते हैं तो हाउस में क्या होता है ये आपको सुनना चाहिए। सुनिए। दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ, वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ है, वो नहीं चले। मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की?
इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में हूँ करने की? ये कल का बच्चा मेरे से हूँ कर रहा है। वक्तव्य जारी अरे तो छेड़ रहा है, अनुशासन का पालन करना है आप। अरे तो छेड़ रहे हैं, अनुशासन का पालन करना है, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ, तो मैं बोल नहीं रहा गलती। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है अपना स्थान ले, आप जारी रखिए अपना क्या समझाए? हला तू समझाए, हला बैठिए। तेरे जितनी जिंदगी में हाउस में रहा हूं मैं, विशेष उल्लेख मुझे में समझाएगा कल का बच्चा आज तेरा गुंड नहीं है और कम बोला ना, बैठिए। बोला आज के बाद मैं बता रहा हूँ आज के बाद। बैठिए। हाँ हाँ बैठिए। अध्यक्ष जी, अरे गुंडा तू चुप सभी रह, बैठ सदस्यों जा से आराम मेरा से। अनुरोध है बेटा बैठ जा आराम अपना से, स्थान ले आराम से रह ले। और आराम से QFT को आगे चलने दें। अरे मैं बोला तेरे को, मैं कुछ बोला गलत? कुलवंत राणा जी। मैं गलत बोला हूँ? ऐसे कर बोल क्या बोल रहा है? संजीव झा जी, आप केयर से बात करिए। मैं आप मुझसे बात करिए ना। बैठिए 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 हाँ आप बैठिए। खुद अपना रहा, ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। बैठिए। बोल बोल बोल, सब लोग बैठेंगे। बोल बोला बोल। ये जो आप सुन रहे थे प्यार भरी बातचीत, ये कुलवंत राणा जी हैं, रिठाला से बीजेपी के विधायक, जो खड़े होकर के बोल रहे थे वो, और सामने आम आदमी पार्टी के, क्योंकि चेहरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन स्पीकर साहब ने बताया कि संजीव झा का नाम लिया कि आप मुझसे बात कीजिए। मतलब शायद संजीव झा जी रहे हो और भी लोग रहे हो आम आदमी पार्टी के। और कुलवंत जी क्या कह रहे हैं, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतनी दिन हो गए, उतने वक्त से पॉलिटिक्स में हूं मैं, अभी अभी तुम लोग नए नए आए हो, चोरी से आए थे तुम लोग, हाँ मैं धमकाऊंगा, तमाम किस्म की तू तड़ाक की भाषा दिल्ली की विधानसभा में बोली जा रही है। और यह आपको बताता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो है किस किस्म का संबंध है। मतलब शिष्टाचार तो बहुत पीछे छूट जाता है। यहाँ बीजेपी को वाकई ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ जो 10 साल किया है और अब उसका सिला देने का वक्त जो है वो आ गया है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर ये पहले से सदन में रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ है कि कोई और सदन में जो कम समय से आया है या पहली दूसरी बार जीता है या तीसरी बार जीता हो, तो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। और अगर किसी की उम्र ज्यादा है, आयु ज्यादा है सांसद विधायक के तौर पर, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, उसकी गुरु गंभीरता बढ़नी चाहिए। अगर इस तरह की भाषा का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो ये कतई ठीक नहीं। संदर्भ नहीं समझ में आ रहा है, इस बातचीत में संदर्भ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या प्रोवोक हो गया, टोका-टाकी हुई कौन होगी सी और ऐसी क्या चीज है, होगी। यही हाँ, है। मतलब ये, लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है ये हम सबको शर्मसार करता है। और भाजपा और आम आदमी पार्टी को अपने स्कोर सेटल करना है तो पॉलिटिकल ग्राउंड पर करिए, काम करके दिखाइए। वो जो नहीं कर पाए 10 साल में भाजपा को, वो करके दिखाना चाहिए। लेकिन अगर इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष को ऐसी भाषा इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को तुरंत सदन से निलंबित इतनी करना कटुता चाहिए। है दोनों के इसमें बीच कोई में, वट नहीं होना चाहिए। और ये एक दो व्यक्तियों की बात नहीं है, इन जनरल ये आप आम बीजेपी के किसी भी नेता से बात करेंगे तो वो आम आदमी पार्टी के प्रति ऐसी भावना रखता है और आम आदमी पार्टी वाले इनके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की विधानसभा को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोसने का एक भवन बना दिया गया, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये विधानसभा जो है हमेशा ऑन रहती है, हमेशा 10 साल में कभी सैनिटाइज नहीं हुई ये विधानसभा। बस 2 दिन के लिए, जब चाहो 2 दिन के लिए बुला लो, और उस 2 दिन में कोई विषय ना हो, आप बस खड़े होकर के केजरीवाल साहब और बड़े नेता जो हैं वो भाषणबाजी करते थे। ये हमने सबने देखा है। तो अब बीजेपी वालों को लगता है कि भाई अब हम 48 हैं, हम क्यों सुनेंगे तुम्हारी। उसका पहला ही उदाहरण आपको मिल गया, 22 लोगों को जो है 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। ये भी अभी पहले सत्र में थोड़ी होता है, पहले सत्र में ही हो गया। पहले से तो देखिए, पहला दिन था। एक तो विधानसभा या संसद में जो प्रक्रिया है ना, उसमें हमेशा टकराव से बचने का एक तरीका होता है कि आप जो चेयर पर है उससे बात करें, उनके रेफरेंस से बात करते हैं तो वैसे ही टकराव नहीं होता। जब आप आमने सामने बात करते हैं तो टकराव बढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी को बड़े लंबे समय बाद मौका मिला है विधानसभा में आने का, फिर ताकत के साथ आ गए, फिर सरकार के तौर पर भी वहां पर मौजूद है। तो उनका गुस्सा जो है वो जो पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का था, वो लगातार आज बढ़ रहा है। और आम आदमी पार्टी, जैसा आपने भी जिक्र किया कि जब मौका था 10 साल तो वो केवल कोसते रहे प्रधानमंत्री को, तो उस सब का बड़ा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है तो बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी के पास मौका है कि आम आदमी पार्टी के हर बात का जवाब अपना काम करके दे। अभी जैसे आप 8 तारीख की बात कर रहे हैं, हाँ। मुझे तो कोई संभावना नहीं लग रही कि 8 मार्च को महिला दिवस पर पैसा उनके खाते में आ जाएगा, क्योंकि अभी सरकार उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। मैं रेखा किसको गुप्ता जी की पैसा बात दे? सुनवा देता हूं आपको। उन्होंने बजट पर बात की और उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया। हाँ, इस बजट स्कीम का। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देंगे पैसा, लेकिन 8 तारीख को
मिलेगा पैसा, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती। पहली कैबिनेट की बैठक में नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, फिर प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि 8 मार्च को होना चाहिए। तो 8 मार्च को दिल्ली सरकार किस आधार पर पैसा दे सकती है मुझे कोई पता नहीं। ठीक, एक बार रेखा गुप्ता जी की बात सुनिए, इसी पर बोल रही हूं। दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए। भाई हम अब तारीख अगर सही याद आ रही है तो 20 तारीख को शपथ हो गई थी, तो मतलब 2 हफ्ते का वक्त था दिल्ली की सरकार के पास, क्या ये महिला सम्मान योजना इसका क्रियान्वयन कर देते। अब आम आदमी पार्टी वाले तो ताक में बैठे हैं कि 8 मार्च आए और ये नहीं कर पाए तो फिर हम ढोल बजाएं दिल्ली के अंदर। समीर जी, हो पाएगा काम ये? नहीं, देखिए ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से घोषणा की थी, प्रधानमंत्री मोदी का जो गारंटी है कि दिल्ली की महिलाओं को दिया जाएगा, और 8 मार्च का प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन देखिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। 20 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ है, फाइनेंस का मैटर है, ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री एक दिन के अंदर सर वादा पूरा होगा ना सर, वादा पूरा होगा। क्या आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर 2.5 साल में पूरा किया है क्या? आप बताइए। 2.5 साल से वही बता के आप आए हो ना सत्ता में। आप 2.5 साल में नहीं कर पाए, आप कम से कम को 2.5 महीने तो दोगे कि नहीं। और बजट का मामला आप कहोगे भाई इसके अंदर कौन एनरोल हो रहा है, फिर ऐसी घोषणा करना क्यों? नहीं तो देंगे, हम इस तारीख तक दे देंगे। ये कोई डेडलाइन दी थी क्या कि हम इस डेडलाइन तारीख को डेडलाइन दी ना, तो 8 तारीख को प्रधानमंत्री बात हो सकता है मुख्यमंत्री बात की घोषणा करे कि हम फॉर्म भरवाना शुरू कर रहे हैं। उसके लिए कौन लोग लायबल है, महिला लायबल है कि नहीं, उस दायरे में आती कि नहीं है, पैसे वाली महिला तो नहीं आ रही, उसके अंदर क्राइटेरिया क्या सारा तय होगा, बजट तय होगा, बजट का सेशन आ रहा है। सारे राइडर वो आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं ना, कोई खरीदता हो तो अंत में नीचे लिखा था, इतना छोटा स्टार नीचे लगा के लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मेरा ये कहना है इतना वो है कि सरकार को आप 1 महीने का भी समय मिल रहा है, 20 तारीख हो रहा है, कम से कम 1 महीने का समय तो दीजिए। क्यों देना चाहिए जब आपने वादा किया कि 8 तारीख को आपके खाते में पैसा आ जाएगा, और वो सारी कंडीशंस आपको पहले से पता थी। ये सरकार जो बननी थी उसका भी पता था, उसके बारे में सरकार कैसे देखिए, हम यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि ये काम ये सरकार नहीं करेगी। कोई नहीं कह रहा कि नहीं होगा। मोदी जी ने कहा है तो ये करेंगे तो जरूर, मिलना तय है ये। बट बात जो जिन शब्दों में वादा हुआ उसकी है। देखिए ऐसा है कि वो चुनावी वादा था 8 तारीख वाला, और एक बार आप इसको जुमला बोल रहे हैं। जुमला बोला जा चुका है, नहीं है सर, वो पूरा तो होगा। नहीं, वादा पूरा होगा। मई 8 तारीख की बात हो रही है, 8 तारीख को पैसे जाने की बात हो रही है। वो चुनाव में घोषणा कर दी गई, लेकिन वादा तो पूरा होगा, मैं खुद ही से इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं, जो उसकी तमाम सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो तो पूरी की जाएंगी ना। आइडेंटिफिकेशन होगा, सब होगा। अब उसमें भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो कह दिया। बहुत सारी बातें होती हैं जो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री कहते हैं चुनाव के समय, लेकिन उनमें समय लगता है। आपको नहीं लगता है कोई बिग डील है कि मतलब 8 की जगह मान लो अगली 8 को आ जाए? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, क्या दिक्कत भाई। कौन सा पार्ट टूट जाएगा? जो भी योजना लागू हो पूरे पक्के तरीके से लागू हो। ये ना हो कि मतलब जो है आपने वादा पूरा करने के लिए बातों पर भरोसा ना करें, आप ये कह रहे हैं। बातों पर भरोसा ना करें। नहीं, बातों पर भरोसा करें, तारीख की बात न करें। नहीं, तारीख भी तो वादे में है, तारीख भी तो वादे में है। अरे भाई तो क्या कहते हैं, क्या करोगे आप? नहीं दे रहे तो करेंगे की बात नहीं है, बात तो बात यार हर चीज की तारीख तो करने को तो पंजाब में 2.5 साल में नहीं दिया तो भी क्या कर सकते हैं आम आदमी? हरा तो दिया। यही तो आप जनता आप बताइए, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने कहा था हम सत्ता में आएंगे तो देंगे। हमने ये थोड़ी कहा था पहले साल में देंगे, दूसरे में देंगे। हमने दिया क्या? 3.5 साल होने को आ गए सरकार को, नहीं दे पाया अभी तक। तो वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन हमने आम आदमी पार्टी से सवाल किया कि 3.5 साल बाद नहीं दे रहे तो क्या बैकलॉग में 3.5 साल का पैसा देंगे क्या? नहीं, आप तो 8 तारीख पकड़ के बैठ गए। अरे 8 अप्रैल में तो होती है। नहीं, और किसको दें, किसको दें? महिलाओं से वादा किया है। हाँ, तो महिलाओं का चिन्हीकरण होगा, उनको चिन्हित करके उनसे फॉर्म भराया जाएगा। ये बातें तो जो पहले से पता होती है। एक मिनट, अब सर ये पूरा तो कर लें, अभी पूरा तो कर लें। अरविंद केजरीवाल ने भी जब कहा था कि हम देंगे तो उन्होंने क्या कहा था?
फॉर्म भरवाने लगे थे वो। उनके पास तो सरकार थी लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए। 1000 रुपया खाता में डालना था वो भी नहीं डाल पाए। एक होता है चुनावी वादा, दूसरा होता है सरकार के खजाने से पैसा किसी के खाते में जाना। तो ऐसे हवा में तो कोई बांटेंगे नहीं। अब कोई परवेश वर्मा की तरह एनजीओ वाला तो है नहीं कि 1000 लिफाफे में भर के दे दिया, कितने को दे देंगे। मेरा यह मानना है बिल्कुल यही प्रोसेस होना पार्टी वालों ने छाट रखे हैं ना 40 लाख, उनसे ले ले। बिल्कुल यही प्रोसेस होना चाहिए। और दूसरा, जो सौरभ जी ने भी कहा कि भाई म्यूचुअल फंड की तरह छोटे छोटे स्टार लगा के लिखा होता है, नियम शर्तें, बहुत तेज बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल पाएंगे, वो वही है फ्री बीज पॉलिटिक्स। इस देश के लोगों, आप लोग समझ लीजिए, मजबूरी में बीजेपी की सरकार को अगर देना भी पड़ेगा, जो कि देना ही पड़ेगा, न ये देश हित में है, न ये दिल्ली हित में है, न जिस महिला के खाते में जाएगा उसके हित में है। ये बात मैं निरंतर बोलता रहूंगा। ये राजनीति की, ये जो गंदी राजनीति शुरू हुई है, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बिना खजाने में जाने, बिना बजट देखे, ये बिल्कुल ठीक नहीं। इसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी, वरना हर बार यही होगा। एक कहेगा अच्छा चलो ठीक, हमने नहीं दिया, तुम दे के दिखाओ। अरे भाई दे के दिखाओ, किसी के घर से जाना है क्या? इतनी सीरियस, मतलब इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा आज के समय में है ही नहीं। दिल्ली में जब 1000 रुपया महिलाओं को देने का वादा किया था, उसको बढ़ा के बाद में उन्होंने 2100 या 2500 किया था केजरीवाल जी ने। उसके बाद दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जाकर, खबर छपी हुई थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जाकर मुख्यमंत्री को बताया कि ये अगर हम करेंगे तो हमारे पास फिर बाकी कामों के लिए बजट, अपनी बजट का इतना ही रुपया रह जाएगा। बाकी के काम कहां से होंगे, सड़कें कहां से बनेंगी? आप ये तो फिर प्रधानमंत्री जी को ये घोषणा नहीं करनी चाहिए थी कि 8 मार्च को पैसा पहुंच जाएगा। जब दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जाके मुख्यमंत्री को बताया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, कोई भी सरकार तो सरकार होती है ना, तो ये बात तो केंद्र सरकार को पता होगी कि अगर बजट में पैसा नहीं है तो ये घोषणा नहीं करनी चाहिए। 8 तारीख की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी कम से कम। और फिर आपने ये कह रखा है कि जो पुरानी चलती स्कीमें वो तो जारी रहेंगी। केजरीवाल जो जितनी भी स्कीमें चला रहे थे वो सब जारी है। बस फ्री राइडिंग जारी है, बस जारी है सर, वो 200 यूनिट जो है सारी जारी है, वो सब जारी है, सारा वो जारी रहेंगी। फ्री पानी जारी है, सब जारी है सर। लेकिन जरा आप सोचिए, मुझे लगता है इसमें जो है, देखिए चुनाव के समय जो एक कंपटीशन होता है ना, कि उसने ये घोषणा की तो हम ये कर दें, वो उसने की ये कर दें, तो चूंकि मतदाताओं को रिझाना है तो उस समय घोषणा हो गई और फीडबैक भी इसी हिसाब से दिया जाता है। कोई भी नेता बोलता है तो अपने फीडबैक पे बोलता है, फीडबैक नीचे से आया होगा कि हाँ साहब ये कर दीजिए, 8 तारीख की घोषणा कर दीजिए, बहुत असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कर दी, लेकिन जो उसकी पूरी जो क्या कहते हैं मोडेलिटीज होती हैं, उन पर जब काम हो रहा है तो मालूम है कि 8 तारीख तक इतना जल्दी संभव नहीं है चिन्हित करना, ये करना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन समय देना चाहिए सरकार को। वादा पूरा होगा लेकिन समय पर होगा, और इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। चलिए मैं कह रहा हूं समय देना चाहिए, लेकिन जनता को फ्री बीज पॉलिटिक्स को किनारे करना चाहिए। आप समय देते रहेंगे, नेता फिर अगली बार लाभ लेंगे। अरे अब तो गजब हो गया भाई, फिर लाभ लेंगे। नहीं आपने सुना नहीं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने तो उल्टा जनता को कह दिया भिखारी, कि जनता को भीख मांगने की आदत पड़ गई है। नेता लोग चुनाव के बीच में ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चुनावी पटरी लगा करके चलते हैं, जैसे लोग पटरी पर सामान बेचते हैं, वैसी घोषणाएं करते हैं लोगों को लुभाने के लिए, और चुनाव के बाद कह रहे हैं कि ये लोग भिखारी की तरह हम लोगों के पास आ जाते हैं। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप, बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। सभी मेहमानों के साथ हाजिर हैं अगली खबर लेकर के आपके लिए व्यूअर्स। और अगली मैंने आपसे कहा था कि बताऊं कौन से नेता हैं जिन्होंने जनता को भिखारी कह दिया, अभी दिखाता हूं हमको 5-7 मिनट में। लेकिन उससे पहले बड़ी मजेदार एक खबर आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नेता भी आपस में जिस किस्म की चुहलबाजी करते हैं, गजब है। और आपको वो एक याद ही है, जब नई नई सरकार बनी थी, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री बने थे फडणवीस जी, तो वहाँ भी कुर्सी को लेकर के बातें हुई थी कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो बड़ा खुल के कहा था कि अजीत पवार ने कहा था इनका तय नहीं है ये क्या बनेंगे, मुझे मालूम है कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ। अब तीनों नेता फिर बैठे हैं, अब एक नई तस्वीर आई है, शिंदे साहब बैठे हुए हैं और बाकी 2 लोग भी। अब यहाँ जो हैं शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि भाई मेरी और इनकी तो कुर्सी अदला बदली हो गई, फडणवीस साहब की, इनकी कुर्सी पक्की है, परमानेंट है, अजीत पवार की इनकी कुर्सी नहीं जाती है, डिप्टी सीएम के डिप्टी सीएम रहते हैं। तो यहाँ भी हिसाब बराबर कर लिया अजीत पवार ने, बोले आप नहीं बन पाए सीएम तो मैं क्या करूं। सुनिए जरा। ब्रेकिंग न्यूज वगैरे हे सगळं आपण करतो, पण तुम्ही ब्रेकिंग न्यूज किती दिले तर आमच्यामध्ये काय ब्रेक होणार नाही, त्यामुळे तेही होणार नाही। आणि कोल्ड वॉर कुठलं काय, कुठं आहे का काय, उन्हाळ्यामध्ये कुठं कोल्ड वॉर असतं, इथे सगळं थंडा कुसकुस आहे। आमच्या दोघांच्या खुर्च्यांची बदलाबदल झाली, अजितदादांची मात्र फिक्स आहे।
दादाचं बरं आहे. No tension. तुम्हाला फिक्स करता आले नाही त्याला मी काय करू? पण ठीक आहे, आम्ही आमची रोटेटिंग चेअर आहे. अंडरस्टँडिंग अंडरस्टँडिंग एक बार फिर इसको सुनाना चाहिए, बहुत मजेदार, एक बार फिर सुना दीजिए. खुर्च्यांची बदलाबदल, आमच्या दोघांच्या खुर्च्यांची बदलाबदल झाली. अजितदादांची मात्र फिक्स आहे. दादाचं बरं आहे. No tension. तुम्हाला फिक्स करता आले नाही त्याला मी काय करू? पण ठीक आहे, आम्ही आमची रोटेटिंग चेअर आहे. अंडरस्टँडिंग दुखती रग पे हंसते हंसते हाथ रख दिया एक नाथ शिंदे की अजीत पवार ने. समीर जी, देखिए, महाराष्ट्र में विपक्ष को लग रहा था कि जब ये तीनों मिलेंगे और जिस तरह का माहौल चल रहा है तो उनको फिर से जेलेस्की और ट्रम्प जैसा कोई माहौल देखने को मिलेगा माइक के ऊपर कि भाई एक नाथ शिंदे कुछ बोल रहा है, फिर देवेंद्र फडणवीस जी कुछ कह रहे हैं वहाँ पे और मीडिया उसके चटकारे लेगा. देखिए, एक परिपक्व राजनेता है, तीनों लंबे समय से राजनीति करते रहे और तीनों जानते हैं कि भाई मीडिया के सामने कैसी ऐसी मजाक करना है, कैसे व्यंग करना है, कैसे ताने मारना है. और हाजिर जवाब नेता है तीनों. देवेंद्र फडणवीस भी बहुत हाजिर जवाब है, अजित पवार भी और एकनाथ शिंदे भी. अब मजे में शुरुआत एकनाथ शिंदे ने की. हमारी कुर्सी बदल गई, मेरी और फडणवीस की. इनकी कुर्सी पक्की है, अजीत दादा की. तो उन्होंने कहा, आप अपनी कुर्सी फिक्स नहीं कर पाए तो मैं क्या करूं? तो वो भी हाजिर जवाब है. मतलब पहली बार जब हुआ था कि जब उनको मुख्यमंत्री बनने की स्थिति आई थी तब भी उन्होंने इस तरह का जिक्र किया था. तो लगातार ये चलते रहता है महाराष्ट्र में. और सिर्फ ऐसा नहीं कि पत्रकार वार्ता के सामने जब सदन चलता है, अब तो बजट सत्र शुरू हो रहा है महाराष्ट्र सरकार का, तो जब बजट चलता है तो तब भी इस तरीके से हास्य परिहास व्यंग एक दूसरे के ऊपर होता है. महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अच्छे से होता है. हालांकि चूंकि वो मराठी में होता है तो कई बार नेशनल मीडिया में इतना आ नहीं पाता चर्चा में, लेकिन बड़ा हास्य परिहास आपस में होता है. और मुझे लग रहा है ये होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है. अच्छा, उसके बाद शिंदे साहब ने भी जवाब दे दिया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग से बनती है, हमारी रोटेटिंग कुर्सी है मेरी और फडणवीस जी की. ह्यूमर के साथ आप चलेंगे ना तो बहुत सारी कड़वाहट वैसे भी हो जाती है. अब ये सब तो सच है कि भाई उनकी कुर्सी बदली है, उनकी कुर्सी और इनके बीच में खींचतान चलती है. देखिए, ये तो मानव व्यवहार में भी है कि ह्यूमन बिहेवियर में भी इस तरह का है. लेकिन यदि आप हास परियाद के साथ, तंज के साथ, थोड़ा सा सॉफ्ट होकर, थोड़ा सा लाफ्टर के साथ ये कर लेते हैं तो बेहतर होता है. ये दिल्ली विधानसभा वालों को भी भेज दीजिए. हाँ, ये सही कहा. और इसमें दिल्ली वालों को ये देखना चाहिए. एक बात में याद आई मुझे अभी दिल्ली विधानसभा को देखकर कि राजस्थान विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे. बहुत अच्छा है, वो सब विधानसभाओं के लिए काम में आता है. तो वहां उन्होंने एक परंपरा शुरू की कि विधानसभा के भाषण में हर दिन जो सबसे अच्छा भाषण देगा वो लड्डू खिलाएगा. अच्छा. अब 200 लोगों की विधानसभा, हर दिन वहां पर 20 किलो लड्डू आते थे. और कौन होता था विधानसभा का स्पीकर, कौन बेस्ट होगा वो तय करेगा, वो विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे. हरिशंकर भावड़ा होते थे. और नॉर्मली कौन होता था, विपक्ष का ही नेता होता था, क्योंकि भाषण तो ज्यादातर विपक्ष के जो सदस्य वो देंगे. लेकिन उससे बहुत अच्छा माहौल बनता था. और शाम को विधानसभा के सदन में चीफ मिनिस्टर के साथ सारे लोग लड्डू खा रहे. अच्छा, ये बात तो हंसी मजाक की होगी, लेकिन थोड़ा सा इसकी सर सीरियसनेस. अभी जो बात मजाक में कह दी शिंदे जी ने, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग से बदली है कुर्सी मेरी और देवेंद्र ने. इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी, हम जानते हैं. नहीं, इसके पॉलिटिकल कनोटेशंस हैं. हाँ, ये जो बैठे हैं ना, दरअसल पिछले दिनों शिंदे जी के जो तेवर थे ना, तो उन तेवरों के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उसको लेके ये हुआ कि भाई ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा है. एक असहजता थी और मैसेज ठीक नहीं जा रहा. तो शिंदे जी को कम्युनिकेट किया गया कि भाई चीजें ठीक रखिए. और उसके बाद शिंदे जी ने ये सहमति वाली बात की. वो शुरुआत में कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कोल्ड वॉर है, इतनी गर्मी में कहां. तो उन्होंने ये सारा जो है, ये सारा इसीलिए कि भाई मैसेज ठीक हो. एक मैं छोटा सा किस्सा में बना दूं. जैसा विधानसभा का जो विजय जी ने सुनाया, उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बार एक विधायक थे त्रिवेणी राय, पुरानी बात है, कमलापति जी चीफ मिनिस्टर थे. तो उन्होंने एक महिला विधायक पर कुछ अजीब टिप्पणी कर दी. विपक्ष की महिला विधायक पर, मतलब अभद्र टिप्पणी कह सकते हैं. तो पूरा विपक्ष खड़ा हो गया और बड़ा हंगामा हुआ कि सदन नहीं चलेगा, माफी मांगे. तो त्रिपाठी जी खड़े हुए, कमलापति जी, और उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. लोग बैठ गए. उन्होंने कहा देखिए, जो हमारे साथी विधायक ने कहा है मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, मैं सरकार का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आप लोग समझना चाहिए ये त्रिवेणी है और त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है.
तो अब त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है, अब समझ लीजिए सरस्वती का मतलब क्या है। ठीक है। अब पूरा सदन ठाकों से गूंज उठा और बात खत्म हो गई। अच्छा, तो बड़े नेता कई बार इस तरह की चीजें करते रहे। एक बार आपको जरा बिहार विधानसभा की तस्वीर में दिखा देता हूं। वहां बजट पेश होना था आज और सम्राट चौधरी अंदर बोल रहे हैं, मुझे ऐसा बताया जा रहा है, और बाहर विपक्ष जो है प्रोटेस्ट भी कर रहा था। ये आपने देखा। वित्त मंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वित्त मंत्री भी है वो। वित्त मंत्री भी। विशेष आभार करते हैं। पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में भी देश के विकास के लिए सर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है। उस बजट में कोई अहम घोषणाएं होती हैं तो हम आपको बताएंगे। नीतीश जी भी बैठे हुए हैं। नीतीश जी आजकल जब भी बोलते हैं तो चर्चा होती है उस पर, देखते हैं वो क्या कहते हैं आज। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, और विनोद जी ने कहा कि मामला वाकई गर्म हो गया था तीनों के बीच में, खासकर शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस के बीच में। इसलिए ये सारी हंसी मजाक जो है इतना मतलब नॉर्मल और ऑर्गेनिक नहीं है जितना लग रहा है। ये करवाया गया है सर। ठीक, हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, केजरीवाल जी यहाँ की राजनीति में कहते रहे कि सब मिले हुए हैं जी, लेकिन उसका बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है। इतने मिले हुए रहते हैं कि शरद पवार शिंदे जी का सम्मान कर देते हैं, उधर कोई नाराज जाता है। इतने मिले हुए रहते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि कार्यक्रम में होना अलग बात है, लेकिन जिस तरह से उनको हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, कुर्सी खींचते हैं, तो हास्य विनोद के साथ, चाहे सदन के भीतर हो या सदन के बाहर, आपके साथी राजनेता के लिए आपके व्यवहार की गंभीरता क्या है, मर्यादा क्या है, उसका भी एक प्रमाण है। ये जो तीनों नेता हैं, इन तीनों को अपनी अपनी स्थिति पता है। अजीत पवार जहां खड़े हैं, बहुत घुटे हुए नेता हैं। एक समय में अजीत पवार से तो सबसे ज्यादा किसको लड़ना था? हाँ, घुटे हुए नेता कौन से होते हैं? घुटे हुए मतलब जो घाट घाट का पानी पिया है, जिसको हर तरह के द्वंद ऊपर नीचे सब झेला हुआ है, अच्छा बुरा सब देखा हुआ है। सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस ही थे। आज सोचिए उनके बगल में बैठ के हंस रहे हैं, जो चक्की पीसिंग वाले थे। यही एकनाथ शिंदे थे, जो एक समय बस लगवा रहे थे शरद पवार का, वो आंकड़ा दिखाने के लिए होटल में वो नंबर गिना जा रहा था कितने लोग हैं सुबह सुबह, तब अजीत पवार गए थे। इनके लोग कहते थे उल्टी आती है, तो इसी बगल में बैठने पर आते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति को यूं भी देख सकते हैं, लेकिन इस तिकड़ी को, जिसको हम कहते हैं ना, क्योंकि बॉम्बे से अब धीरे धीरे ऑटो खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये ऑटो चल रहा है, बड़ी बात है। पहले था सिर्फ जो टाउन था वहां नहीं होता था, उसके बाद सबर्ब में गया, अब उससे भी आगे जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर एक सरकार इस तरह से 2.5 साल चली और फिर 5 साल के लिए फिर चलने जा रही, तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। मेरा यह मानना है कि हास्य विनोद के साथ एक दूसरे की स्थिति को जानना और उसको सम्मान करना, ये भी इसमें छिपा हुआ है। अच्छा, वहां पर लेकिन तड़का लगाने वाले एक और व्यक्ति भी हैं, संजय राउत। अब वो रोज कुछ ना कुछ कहते हैं। अब आज उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। पहले उन्होंने वो सामना में इस बात को लिखा, उनका जो अखबार है शिवसेना यूबीटी का मुखपत्र, उसमें लिखा, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया। उन्होंने कहा शिंदे साहब को कह दिया गया है बीजेपी के द्वारा कि पार्टी मिला लो हमारे यहाँ, मतलब मर्जर करा लो। अब आप हो गया, अब अलग चलने की जरूरत नहीं, हमारे साथ तो आ जाओ, पूरे ही साथ में आ जाओ। तो ये बात वो कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है हम लोग बात करते हैं, आप बयान सुनिए। सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें कि कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो अमित शाह जी उनको जरूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज़्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। संजय राउत जी ने संजय दृष्टि से
वो जो बैठक हुई भोर में सुबह 4 बजे उसने देख बताया लिया और बीजेपी का एक बड़ा नेता और यहाँ एक अतृप्त आत्मा लाइव दोनों की कवरेज जो है। बैठक हुई। हाँ, वो ऐसे ही सुना रहे हैं, दोनों मिले और यहाँ से ये कहा गया और वहां से वो कहा गया और कहा गया तुम्हें सीएम बनना है तो अब पार्टी में ही आ जाओ समीर जी। और तो लोकेशन भी बताई, पुणे में मीटिंग हुई। किस किस की मीटिंग हुई थी ऐसी कोई बैठक? नहीं, अब संजय राउत ने ऐसा कहा है कि अमित शाह और एकनाथ शिंदे की बैठक हुई, तो एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि सुबह 4 बजे आपकी बैठक हुई है, तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुबह 8 बजे में जब उठा सो के तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी 4 बजे सुबह बैठक हो गई अमित शाह जी के साथ, तो उठ के मुझे खबर लगी इस बात की। तो ये तो संजय राउत ही बता पाएंगे भोपू कि वो कब हुई थी मीटिंग। मुझे लग रहा है ये दरअसल जो जिस तरीके से लगातार चर्चा आ रही थी कि एकनाथ शिंदे के विधायकों और सांसदों की सिक्योरिटी कम कर दी गई, उनकी कई मंत्रियों को जिस तरीके से कंट्रोल कर दिया गया है, सेक्रेटरी को लेकर उनके तमाम जो मुख्यमंत्री रहते एकनाथ शिंदे ने जो कई घोषणाएं की थी, जो 1200 बसें ली थी उसकी जांच देवेंद्र फडणवीस ने कहा जो रेंट पे लेने की घोषणा किया था उसकी जांच करने की घोषणा कर दी गई है और जांच जारी है। मैं सर इसकी बस सीधे से पूछ रहा हूँ, ये जो मर्जर वाली बात उन्होंने कही है, कभी कोई चर्चा हुई है इसकी? नहीं, कभी चर्चा नहीं हुई ना। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव दिया होगा ना एकनाथ शिंदे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। ये संभव ही नहीं है कि अब स्टेज पर आके भाई अगर 8-10 विधायक आते तो कहा जाता कि आप मर्ज हो जाओ। आज एकनाथ शिंदे खुद इस ताकत में आ चुके हैं, इतने बड़े 45-50 विधायक है, 52 विधायक है, 52 उसके पास विधायक है, 8 उनके पास सांसद है और वो अभी विधानसभा अपने बीएमसी और टीएमसी और कॉर्पोरेशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय वो क्यों जाएंगे? और जानते हैं कि वो जिस दिन इस तरह की संकेत भी महाराष्ट्र की जनता को मिलेंगे कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ मर्ज हो सकते हैं तो पूरा उनका जो वोट बैंक है, जो मराठी वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है या बाला साहब ठाकरे का, पूरा उद्धव ठाकरे चिल्ला के कहेंगे देखो खा गए बीजेपी खा गई। शिवसैनिक जो होते हैं वो लड़ना ही चाहते हैं, वो चाहते हैं भाजपा के साथ। संजय राउत ने ये सोचा इसीलिए छोड़ा हो कि कंफ्यूजन फैले लोगों में। और नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। 52 विधायकों वाली पार्टी के किसी हमारे आपके लिए नहीं है विजय जी, हमारे आपके लिए नहीं। लेकिन जो अगर संजय राउत जो उद्धव ठाकरे ठाकरे के जो लोग हैं वो उनके साथ आ जाए। कोइंसिडेंटली ये इस किस्म की बीजेपी दूसरी पार्टी को मिलाने के फेर में है, ये चर्चाएं बिहार से शुरू हुई थी अभी हाल फिलहाल में। अच्छा, उसमें कि नीतीश जी की पार्टी का किसी तरह मर्जर हो जाए पार्टी मैंने बड़ा लंबा लेख पढ़ा कल परसों, उसमें यह था कि चिराग पासवान और नीतीश जी दोनों को समाहित कर लेना चाहती है भाजपा। आज तक का कोई एक उदाहरण है जनसंघ से लेकर भाजपा से आज तक का, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, एक उदाहरण है भाजपा ने ऐसे किसी को विलय करा लिया। राजनीति में विलय कराना तो कोई खेल ही नहीं होता है। राजनीति में तो एक सहयोगी है, उसके जरिए सत्ता समीकरण साधना खेल होता है। और संजय राउत बने रहेंगे तभी तो शिवसेना नहीं रहेगी। अगर वो मर्ज हो जाएंगे तब तो शिवसेना के लिए पूरी जमीन खड़ी हो जाएगी। तो संजय राउत जो कह रहे हैं वो संजय राउत का अपना दूसरा वाला द्वंद्व है। अब ठीक है कि अभी 28 तक कोई दिक्कत नहीं, 22 में राज्यसभा सांसद बने थे तो वो चलेगी, लेकिन संजय राउत तो दोपहर का सामना में क्या क्या लिख देते हैं वो मतलब अकल्पनीय चीजें लिखते हैं। तो ना तो कांग्रेस को छोड़ते हैं न किसी को छोड़ते हैं, तो क्या क्या कहते हैं। तो उनकी बात थोड़ा सा मैं फिर बिहार को बीच में ला रहा हूं भाई। ये चर्चाएं तो बिल्कुल मतलब मैं ये नहीं कहता कि बिना कदमों की चर्चाएं हैं कि भाई चिराग पासवान की पार्टी कभी मिल जाए, ऐसी बातें नहीं हुई, बातें तो हुई हैं। देखिए बिहार में एक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का जो चाहता है कि अब नीतीश जी का चूंकि पारी बिल्कुल किनारे है और स्वास्थ्य उम्र को देखते हुए तो जनता दल यू को खींच लिया जाए अपने साथ। चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं लेकिन वो पैन बिहार उनका कोई जनाधार नहीं है उस तरह से कि वो, तो अगर वो आ जाए साथ में तो फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा साइकिल बिहार का। जो डिपेंडेंसी है भारतीय जनता पार्टी की नीतीश पर और चिराग पर वो खत्म हो जाएगी। एक वर्ग नेताओं का है इस तरह का, लेकिन अब नीतीश कुमार के पार्टी के लोग और चिराग पासवान इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे ये महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, ठीक। मैं अब आपको वो बयान सुनाता हूं जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था कि जनता भीख मांगने पर उतारू हो गई है। जनता भीख मांग रही है नेताओं से। मध्य प्रदेश में ये बात कही गई है। प्रहलाद पटेल बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत गंभीर नेता हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी बात क्यों कही, सुनिए आप पूरी बात। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है,
इस समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। 3 बातें कही उन्होंने कि जनता सरकार से भीख मांगने लगी है। फिर उन्होंने कहा भिखारियों की फौज इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं होगा। फिर तीसरा उन्होंने कहा मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षण को छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उनको सफाई देनी चाहिए कि ये मुफ्त की आदत कौन लगा रहा है। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां से पहल हुई है इन चीजों की। जिस सरकार में प्रहलाद पटेल जी मंत्री बने हैं, ये सरकार आई ही है मुफ्त की योजनाओं का घोषणा करके। इस सरकार इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे पहले ये महिलाओं को सीधा पैसा ट्रांसफर करने वाला एक्सपेरिमेंट किया था। प्रहलाद जी को ये बात याद होनी चाहिए। और वो जनता को कह रहे हैं कि हम आते हैं तो एक टोकरा भर के हमको कागज पकड़ा देते। नेता हैं किस लिए? जनता अपनी अगर कोई मांग आपसे करती है, कोई आपसे काम करवाना चाहती है, तो इसीलिए तो आप हैं ही क्यों? वरना नेता होता क्या है? समाज का प्रतिनिधि, जिसको सत्ता में पावर में बैठाया अपना काम करने के लिए लोगों ने। और जो लोग उनके पास अर्जी लगा रहे हैं उनको भिखारी कह रहे हैं प्रहलाद जी। मैंने तो कभी किसी सीनियर वरिष्ठ नेता से ऐसी कभी कोई बात सुनी नहीं। इन प्राइवेट भी नहीं बोलते नेता ऐसा जो वो मंच पर बोल रहे हैं। अब उन्होंने क्यों बोला मुझे नहीं लगता दबाव इस बात का बनेगा कि वो उस पर सफाई दें। विनोद जी, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो उन्होंने बयान है उसका संदर्भ है, वो किसी समारोह में है, कार्यक्रम में है, और उन्होंने जो आपने पूरा बयान बता दिया। तो शुरुआत उन्होंने की कि जो नेताओं के पास लोग काम लेके जाते हैं, अब काम क्या होते हैं? कोई कहेगा हमारे इलाके में सड़क नहीं, सड़क बनवा दीजिए। कोई कहेगा हमारे बच्चे की नौकरी लगवा दीजिए। कोई कहेगा हमारे जो है वहाँ अस्पताल में जो है खुलवा दीजिए। यही सब काम होते हैं लोगों के। कोई लाइसेंस मांगेगा आगे बंदूक का, कोई कुछ, यही पब्लिक। और ये वो लोग जाते हैं जिनकी अफसर सुनते नहीं हैं, क्योंकि नौकरशाही पर लगाम राजनीति लगाती है और राजनीति का सीधा ताल्लुक आम जन से होता है। तो ये अगर प्रहलाद भाई कह रहे हैं कि लोग उनके पास ना आए अपने काम लेके, तो मुझे लगता है तो फिर राजनीति में रहने का मतलब ही नहीं है उनका। अगर वो फ्रीबीज वाली बात, जैसे जो आगे उन्होंने कहा कि मुफ्त की आदत डालना, वो वहां तक तो मैं सहमत हूं इस बात को लेके कि भाई मुफ्त की आदत डालना जो है गलत है। लेकिन यही लोग तो डाल रहे हैं आदत। कौन डाल रहा है? वही बात मैं कह रहा हूं कि, लेकिन ये फिर दोहरी बात हो गई। उनको इस बात को देखना चाहिए। वो कहें कि हमारी सरकार जो तमाम रेवड़ियां बांट रही है बंद करते हैं, बंद करते हैं या गलत है, और मुख्यमंत्री से मांग करें कि बंद की जाए, तब तो उसका मतलब ये दूसरा बयान भी आपत्तिजनक है। टोकरा लेकर हमारे पास कागज, ये तो बहुत आप लोग किस लिए भाई? नहीं, ये तो बहुत आपत्तिजनक है। देखिए, गरीब आदमी अपना कहीं चप्पल घिसके नहीं उसका काम होता तो आता है। और लोगों को भिखारी कहना जो है वो मतलब, पहली बात तो ये है कि जनता लेने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए बनी हुई है, या कहें कि अभिशप्त है। अगर वो देती नहीं तो नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक नहीं बन पाते। लोकतंत्र में देने की हैसियत सिर्फ और सिर्फ जनता की होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि प्रहलाद जी अगर कह रहे हैं वहां रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण में थे और लोध समाज को लेकर कोई उनमें भावना जगाने की बात कर रहे हैं, तो उनके कहने के तरीके में यह कतई नहीं हो सकता कि भिखारी की तरह चले आते। जनता तो जाती ही इसीलिए, अपने घर का काम लेकर कितने लोग जाते हैं? अपने घर का काम लेकर वो जाता है जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, वरना उसके अलावा जो जाता है वो उसी समाज का काम लेकर जाता है जिस समाज के काम के लिए लोकतंत्र बना हुआ है। और मेरा ये मानना है कि इस तरह के बयान हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए, और आपने जो एक बात कही मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिल्कुल प्रहलाद पटेल जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, साफ साफ बताना चाहिए कि इनका कहने का मतलब क्या है, और जनता को भिखारी करना। विजय जी और आपका, विजय जी मतलब इसमें कमेंट जैसी कोई बात ही नहीं है। प्रहलाद जी को मैं बहुत सीरियस लीडर है, बड़े पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जमीन से जुड़े हो सकता है कि उनको थोड़ा सा मन में दुविधा चल रही है, मुख्यमंत्री बनाया नहीं आपने और रोज कागजों के ढेर वहां पर पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत ही आपत्तिजनक मैं मानता हूं कि जनता को आप भिखारी कहें। और जनता तो जाती इसलिए है और आपका काम ही है, इसलिए आप बनाए गए हैं, ये सब काम करें। और फ्री बीज पर तो उनको पहला ये कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को जाकर कहें कि जो फ्री बीज की योजनाएं हैं वो बंद कर दे सरकार। बिल्कुल ठीक है। अभी कोई लैपटॉप या साइकिल बांट रहे थे मुख्यमंत्री जी कुछ दिनों पहले। दिल्ली की भी चर्चा जो हम लोग कर रहे थे उसमें भी मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है ना कि प्रधानमंत्री प्रहलाद पटेल अपने भाई, जो उनके भाई है जालिम सिंह पटेल जो विधायक रहे, उनके भूमिका में आ गए। जब प्रहलाद पटेल सांसद रहते थे दमोह से, उनके भाई विधायक रहते थे जालिम सिंह पटेल, तब वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे कि रोज सुबह मेरे घर पे भिखारी आ जाते हैं काम लेकर,
तो उस बार उनके बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार उनको भी डांटा था। तो अब भाई विधायक नहीं है, प्रहलाद जी विधायक बन गए तो भाई की आत्मा आ गई है और भाई की भाषा बोल रहे हैं मंत्री बनकर। तो मुझे लग रहा है कि घर के अंदर जनता जिस दिन जाना बंद कर देगी तो ढूंढते फिरेंगे दरवाजे भाई का व्यवहार रहा है। जालिम पटेल तो इसके लिए जाने गए पटेल उन नेताओं में है जो अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से जीते हैं, बहुत प्रभाव है। ब्रेक का वक्त हो गया है, अब इस पर प्रहलाद जी की सफाई आनी ही चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की भी, उसमें सौरभ आपके साथ चारों मेहमानों के साथ मौजूद है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चकौंकर साहब। और अब इस हिस्से में हमारे प्रोग्राम की मैं क्रिकेट की कंट्रोवर्सी की बात आपसे करूंगा और कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आ रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर दर्शन करने गए थे, तो फिर उन्होंने गिर के जंगलों में एक वाइल्ड लाइफ सफारी भी की है, उसकी तस्वीर आ रही थी। खबर तो आ गई थी कि वो गए हैं। अब तस्वीरों में आप उनको देख लीजिए। गिर के शेर दुनिया भर में मशहूर हैं और मोदी जी आज निकले हुए हैं सफारी पर। अब इस पर बड़ी चर्चाएं, इस पर भी बहुत बातें होती हैं, उनके पहनावे से लेकर के फोटो खींचने से लेकर के कैमरा उठाने तक। कभी आते होंगे बयान कांग्रेस पार्टी के इस पर, लेकिन मोदी जी एक बार फिर सफारी पर गिर के जंगलों में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आज सोमनाथ गए थे, दरअसल वो सोमनाथ मंदिर दिन में हो गए। उन्होंने कहा मैं सोचा हुआ था कि कुंभ पूरा हो जाए तो मैं सोमनाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा, तो वहां वो गए थे और उसके बाद फिर ये लगे हाथ उन्होंने सफारी का आनंद भी लिया। और भाई गुजरात है, घर है उनका। विश्व वन्य दिवस भी है। अच्छा। वन्य जीव दिवस है आज, समझे। तो वो विश्व वन्य जीव दिवस पर बोर्ड की वहां पर बैठक हो रही थी, उसमें भी प्रधानमंत्री बैठे हैं और जो वन्य जीवों की, विश्व वन्य जीवों की स्थिति जो है उसको लेकर भी बड़ी लंबी बैठक वहां पर प्रधानमंत्री। तस्वीरों में अगर कुछ आवाज साउंड है तो वो भी सुनाइएगा जी सर। बहुत खूबसूरत जगह है गिर। शेर सामने बैठे सर, शेर की तस्वीर खींच रहे हैं मोदी जी। बार बार मुझे ये लग रहा है, ये याद, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूं कब कौन इस पे बोले, मतलब विपक्ष में से मुझे लगता है जरूर बोलेगा कोई ना। बोल चुके हैं। हाँ, बोल चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी तस्वीरें आए और कोई बोले? लेकिन अब ये भाई देखो, देखिए जंगल में तो राजा होता है शेर। देखिए अब आप उसको जो है पकड़ के तो ला नहीं सकते किसी के सामने। ये देखूं पैरोडी अकाउंट तो नहीं है, बड़ा आजकल। हाँ नहीं, अब देखिए मैं ये कह रहा था कि अगर मोदी जी को वहां साइटिंग हुई है शेर की तो बड़े लकी हैं भाई। हर किसी को दिखता नहीं शेर, लोग तो कई सफारियां कर लेते हैं, गिर जो कभी है नजर नहीं आते। सबसे ज्यादा शेर मिलते हैं और प्रधानमंत्री जी जाएं और वहां पर मतलब शेर ना दिखे गिर में, ये तो मुश्किल बात है। तो शेर को पकड़ के थोड़ी लाए होंगे। शेर को पकड़ के नहीं लाए, गिर में ज्यादा है। 650 बहुत ज्यादा शेर है, 650 के करीब शेर सामान्य लोग भी दिखते हैं। बैठी हुई है पूरी फैमिली, बैठी हुई है शेर की और सड़क पर गाड़ी रुकी शेरनी में बच्चे के साथ है। हाँ, उसकी तस्वीर उतार रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये एशियाटिक शेर है, एशियाटिक लायन। एक बार एक कार्यक्रम में आपको याद होगा ना, वो पुलवामा का जब हमला हुआ था तो उस वक्त जिम कॉर्बेट में तब बड़ा बवाल हो गया था उस वक्त। बवाल उस वक्त से तब वो जब सतपाल मलिक ने बयान दिया उनकी जिम कॉर्बेट यात्रा को लेकर, उससे जोड़ के बाद भी ज्यादा बवाल हुआ उस पर जी। तो ये पुलवामा पे सब कुछ ये तस्वीर आई थी, हमने कहा ये तस्वीर आपको हम दिखाने। आपको कुछ मिला हर्षवर्धन जी? नहीं मिल गया, ये सुप्रिया जी का है। मैं देख रहा था कि क्या कह रही हैं। ये थोड़ा सा कुछ इन्होंने गंभीर टिप्पणी की है। अच्छा खैर, इस तरह की ये नहीं बोलना चाहिए। शंभू शिकारी बने नरेंद्र मोदी के पास, फिर वो मणिपुर नहीं जाएंगे। अब ये भी बड़ा ये कुतर्क सा हो जाता है। कई बार लगता है ना कि इस तरह की टिप्पणियां, अब ठीक है इसमें आप ये कह दीजिए कि छुट्टी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सैर सपाटा के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष करके जब हम वन्य जीवों के, पर्यावरण के प्रति प्रेम की बात करते हैं और देश का एक जो अलग अलग क्षेत्रों में जो विकसित करने की बात, चाहे कूनों की बात हो या अलग, तो वो खुद भी करते रहे, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जी किया। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कुछ, कई बार टिप्पणी में ये भी होता है ना कि कुछ तो बोल देना। कांग्रेस कह रही है कि भाई जंगल में शेर देखने चले गए लेकिन मणिपुर नहीं गए। बिल्कुल। अच्छा ठीक, चलिए आइए अब दूसरी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। इसमें भी कांग्रेस और बीजेपी ही है। टीम इंडिया के कैप्टन की बॉडी शेमिंग। जी हां, कल भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से 2023 में मिली हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरने वाली है, सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं शमा मोहम्मद जी, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस पर संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल उन्होंने रोहित शर्मा के, आपके सामने ये पूरा वो आ गया कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन। एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा मोटे हैं।
नीड टू लूज वेट, इनको वजन कम करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड, मतलब भारत के सबसे कम प्रभावशाली कप्तानों में से एक हैं, अनइम्प्रेसिव। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि वो उनकी मतलब खेल से ज्यादा वो उनके दिखावे पर, शारीरिक बनावट पर ज्यादा, पर्सनैलिटी पर ज्यादा कमेंट वो कर रहे हैं। वो जो अप्रभावी का मतलब उनका यही है शायद। अच्छा देखिए, अब भाई वो जो कमेंट कर रही हैं, उन्होंने एज अ क्रिकेट फैन किया होगा। कैप्टन चाहिए या हैंडसम कैप्टन? सर मैं कह रहा हूँ व्हाटएवर, उनका बयान आया होगा। उन्होंने कहा कि भाई देश में करोड़ों लोगों की तरह मैं भी एक क्रिकेट फैन हूं, मेरी राय हो सकती है। मैंने कहा मुझे वो अनइम्प्रेसिव लगते हैं या मुझे मोटे लगते हैं, तो मैंने बोला इस पर पॉलिटिकल बयान विवाद क्यों हो, लेकिन विवाद हो गया। अब इस पर पहले राधिका खेड़ा जो हैं वो उन्होंने इस पर लीड ली बीजेपी की तरफ से, जैसे ही शमा मोहम्मद ने ये बयान दिया, और उन्होंने उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया कि कांग्रेस स्पोक्सपर्सन इज बॉडी शेमिंग रोहित शर्मा। और फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने तो खिलाड़ियों को दशकों तक ह्यूमिलिएट किया है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और फिर वो आगे वो ये कहती हैं कि रोहित शर्मा इज अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, योर लीडर राहुल गांधी कांट इवन कैप्टन हिज ओन पार्टी विदाउट क्रैशिंग इट इनटू द ग्राउंड। इसमें राहुल गांधी भी आ गए। तो 2-3 बयान आपको सुना रहा हूं। शमा मोहम्मद जी को साथ भी मिला एक दूसरे बड़े नेता का, सौगत रॉय टीएमसी के नेता हैं। वो कह रहे हैं हाँ मुझे भी लगता है कि रोहित शर्मा टीम में क्यों है, एक सेंचुरी मारते हैं फिर कई कई दिनों तक उनके बैट से रन नहीं निकलते। और शहजाद पूनावाला बीजेपी से, सुनिए क्या जवाब दे रहे हैं। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूं, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है। रोहित शर्मा के बारे में जो बोला है मैं तो सहमत हूं। मैं ये कोई पॉलिटिशियन नहीं, एक क्रिकेट दर्शक के बारे में बोले। कितने दिन तक रोहित शर्मा को छूट दिया जाएगा? एक बार 1 सेंचुरी किया कई 2 साल में, और 2, 5, 10, 20 में आउट हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को भारत की कोई भी उपलब्धि जो है हजम नहीं होती। भारत की अगर कूटनीतिक उपलब्धि होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। भारत की सैन्य शक्ति कोई उपलब्धि हासिल करती है, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, कांग्रेस उस पर सवाल खड़ी करती है। भारत की स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक उपलब्धि होती है तो राहुल गांधी विदेश जाकर एक सवाल खड़े करते हैं भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। और इसी श्रृंखला में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से प्रेरणा लेते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बयान संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। अब शमा मोहम्मद ने सोचा नहीं होगा ये ट्वीट करते हुए कि इतना हंगामा इसके ऊपर हो जाएगा। और आपने तो देखा शहजाद तो पहुंच गए, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह सब पर सवाल पूछे, खड़े किए कांग्रेस वालों ने, राहुल गांधी ने। अब आप क्रिकेट टीम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे अब ये बात सही है कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में अभी हम कुछ वक्त पहले T20 का वर्ल्ड कप जीते हैं, और रोहित शर्मा ही इज अ वेरी लव्ड प्लेयर। रोहित शर्मा से स्नेह बहुत बड़ी तादाद में जो उनके कल जो वरुण को लिया गया था उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए, और कल का बेस्ट प्लेयर 5 विकेट निकाल के। खैर, तो आप शमा मोहम्मद ने कुछ गलत किया क्या इसमें समीर जी? देखिए मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने कहा वो तरीका गलत था। मतलब मुझे लग रहा है, ठीक है आप ये कह सकते थे कि भाई रोहित शर्मा बहुत शानदार कप्तान है, उन्होंने भारतीय टीम को कई मौकों पर जिताया है, मुंबई इंडियन के कैप्टन वो रहे हैं, और मुंबई इंडियन में उनके कैप्टनसी में आईपीएल जीती है जब रोहित शर्मा कैप्टन थे। बहुत अच्छे खिलाड़ी, लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा अपना फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे तो उनके और खेल के लिए बेहतर होगा। शमा मोहम्मद को लगते हैं मोटे तो लगते हैं, बताइए इसमें क्या गलत है? नहीं, आप कहने का क्या तरीका होता है ना, आप किस तरीके से आप जिक्र कर रहे हो और किस संदर्भ में आप कह रहे हो। ऐसा कोई उनको छूट नहीं है अपने मन की बात, अभी उनके हेल्थ को लेकर इश्यू नहीं है, उनको अपने मन की बात कहने की इजाजत नहीं है। नहीं है ना, लेकिन किस तरीके से कह रहे हो आप, किसके बारे में कह रहे हो और कब कह रहे हो? जब भारतीय टीम अभी फाइनल खेलने की स्टेज में दुबई के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है, उस समय आप इससे जिक्र कर रहे हो। क्या रोहित शर्मा ने कभी शमा मोहम्मद को मेरी हेल्थ को लेके, मैं थोड़ा फिटनेस को लेके, शमा मोहम्मद के शब्द ठीक नहीं थे आपको लग रहा? विजय जी, शमा मोहम्मद के बयान को यदि एक फैन के तौर पर देखें तो ठीक है, सब फैन अपने अपने तरीके से अपने अपने कैप्टन के, हालांकि मेरी पसंद के लोगों में से है रोहित शर्मा, लेकिन
कोई बात कर रहा है, इसको है ना, ये कुतर्क तक पहुंचने वाली बात है। शमा मोहम्मद की कौन कर रहा है कुतर्क? मतलब बीजेपी वाले, जो भी लोग उस पर कर रहे हैं। मतलब शमा मोहम्मद को कांग्रेस प्रवक्ता की कोई बात नहीं है, कांग्रेस का कोई ऑफिशियल बयान तो है नहीं। कांग्रेस खंडन कर, अलग कर लिया इससे। नहीं, खंडन करने की अलग कर लिया। हाँ ठीक है। अब जैसे सुप्रिया जी कुतर्क कर रही है कि वो गिर जा रहे हैं और मणिपुर नहीं जा रहे, ऐसे ही शहजाद साहब कर रहे हैं कि अब इस पर लेकर और सर्जिकल स्ट्राइक तक जा रहे हैं। तो ये कुतर्क जो है राजनीति में चलते रहते हैं, और थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। सब लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात कर रहे हैं। वैसे हमारे कैप्टन जब कल एक तो रात को अच्छा मैच जीता, कल ही बढ़िया मैच जीती है, बढ़िया मैच जीता, फिर कल सेमीफाइनल का मैच हो रहा है, फिर फाइनल में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो उस समय ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और खासतौर से मुझे प्रवक्ता के तौर पर भी है, क्योंकि शमा मोहम्मद को आप प्रवक्ता के तौर पर ही ज्यादा जानते हैं ना। यदि केवल एक क्रिकेट फैन होते तो आप इतनी डिबेट नहीं करते। नहीं, वो एक पॉलिटिशियन है, तो क्यों वो नहीं कह सकती अपने मन की बात जैसे भी शब्दों में चाहे? वो क्रिकेट लवर है तो बोलिए, जो उनको लगा बोला। यदि आप पॉलिटिशियन के तौर पे कहेंगे तो फिर पॉलिटिशियन कमेंट भी करते हैं। नहीं, अगर ये इतना ही ठीक बयान होता तो पवन खेड़ा को वापस क्यों लेना पड़ा? चलिए, हमें आपको नहीं समझ में आ रहा, पवन खेड़ा को क्यों समझ में आ गया? इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता कि किसी पार्टी का प्रवक्ता पार्टी के उस कैप्टन पर जिसकी तीनों फॉर्मेट में शानदार परफॉर्मेंस रही हो, जो व्यक्ति कप्तान के तौर पर उस जगह पर खड़ा है जहां रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड उसकी झोली में गिर रहे हो, उसके लिए इस तरह का बयान देता हो। और वो तय करेंगे या क्रिकेट का जो फिटनेस कोच है, फिटनेस कोच ने अभी कहा है कि अगले मैचों के लिए भी रोहित शर्मा पूरी तरह से फिट है। आप शमा मोहम्मद एक क्रिकेट फैन से ये हक क्यों छीनना चाह रहे हैं कि वो अपने वो खेल पर कोई कमेंट करे? शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के दबाव पड़ा होगा, पार्टी ने बयान वापस लिया होगा। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के खेल पर कोई कमेंट नहीं किया, उन्होंने उनके फिजिक को लेके खेल पर भी कमेंट कर सकते हैं फैंस, कोई ऐसा कर सकते हैं, खेल ही कर सकते हैं। नहीं, खेल किसी में भी कर सकते हैं फैन तो किसी। आप याद कीजिए थोड़ा, अगर इतिहास में जाए, विराट कोहली पर क्या क्या कमेंट हुए थे जब वो शमी मोहम्मद के पक्ष में खड़े हुए थे। अब विराट कोहली की उपलब्धियां कम है क्या देश के लिए? लेकिन लोगों ने क्या, और राजनीतिक पार्टी के लोगों ने किया। हम हर बात पे इतना गंभीर क्यों जाते हैं? कहां की बात कहां पहुंच गई? वही कह रहा हूं, तर्क पर पहुंच जाते हैं। कौन गंभीर है? अरे भाई, अभी तो हमने देखा ना कि रोहित शर्मा ने कहा मारो उड़ा के छक्का मार दिया, विराट कोहली ने छक्का। ऐसे कप्तान के लिए इस तरह की बात ये कैसे किया जाए? विराट कोहली तिल का ताड़ बना रहे ना। मैं वही कह रहा हूं सर। एक छोटा सा कमेंट जोड़ दूं, अमिताभ बच्चन का कमेंट में रात को देखा था कि उसमें लिखा उन्होंने कि हम तो सोचे खेल हार जाएंगे, न्यूजीलैंड वाला टीवी बंद कर दिया, पर जीत गए हम। क्या बात है इंडिया, बधाई। तब आप इस पर भी नाराज हो सकते कि अमिताभ बच्चन को लगता है कि हम हार जाएंगे। छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए, हर एक चीज में इतना वो। अच्छा साहब, बिहार से आज के प्रोग्राम की शुरुआत की थी और हम ये बजट का दिन था आज वहां पर, और ये देखना था कि क्या कोई मुफ्त की योजना का ऐलान करेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उनके सामने कहा हुआ है तेजस्वी यादव ने 2500 रुपया महिलाओं को देंगे, ऐसी कोई घोषणा इस बार बिहार के लिए अभी इस बार भी लागू नहीं की है। नीतीश कुमार ने इस बार भी मुफ्त की योजनाओं से किनारा किया है। बजट पेश हो चुका है, चुनाव 4-6 महीने में होना है, और डायरेक्ट महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करने जैसी या ऐसी मिलती जुलती कोई स्कीम नहीं लागू की है बिहार की सरकार ने। आपको सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं, वित्त मंत्री भी हैं, ये भाषण दे रहे थे। तो नीतीश कुमार ने अभी भी वो अपने जो काम आज तक नहीं किया उस पर कायम है कि मैं ऐसी मुफ्त की योजना नहीं लागू करूंगा। सौरभ जी, बजट राज्य के देश के विकास के लिए फंड तय करके उस विकास को अमली जामा पहनाने के लिए होता है, रेवड़ी बांटने के लिए नहीं होता है। ये गलत परंपरा थी। अच्छा है कि बिहार की सरकार ने ये नहीं किया, और मैं फिर कह रहा हूं ये नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय साहसिक निर्णय है। अभी तो केंद्र का बजट आया था तो भारत की सरकार ने तो चुनाव में नुकसान होगा कि नहीं होगा इसका? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत भले इधर उधर पड़ता है। एक फैक्टर से अगर होता तो सब पैसा बांट के और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाए। चुनाव के लिए राहुल गांधी ने न्याय योजना की थी ना 72,000 वाली, कितना मिला था सीट? कितनी? 52 सीट मिली थी जब न्याय योजना कर रहे थे और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बात कर रहे थे। जब नरेंद्र मोदी काम करते हैं तो उनको 272 और 303 भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि काम करेंगे तो उसका परिणाम ज्यादा बेहतर होगा। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स काम नहीं करती। नहीं किया नीतीश कुमार ने सीधा पैसा ट्रांसफर करने का ऐलान। अच्छी बात, बुरी बात? वो कह रहा है 8 महीने बाकी, तो 8 महीने है ना, चुनाव रैली है ना, महीने के पहले चुनाव रैली में घोषणा कर दी जाएगी। घोषणा पत्र आएगा, उसमें कर दिया जाएगा संकल्प पत्र में कि हम महिला को 3,000 रुपए देंगे सरकार पे आने पे। तो वो संकल्प पत्र में घोषणा होगी। आप तो महाराष्ट्र वालों ने कर दिया था लागू चुनाव से पहले, तो उस समय चुनाव के पहले वालों ने नहीं किया तो देख लिया क्या हुआ। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी घोषणा कर सकती है इस बात की। के सामने
उतनी कड़ी चुनौती एनडीए के सामने बिहार में नहीं है अभी। और आप समझिए ना सर, अब इलेक्शन देखिए। कब है, इलेक्शन कब होने वाले हैं, महीना अक्टूबर, कौन सा नवंबर? इलेक्शन का, 6 अक्टूबर महीने बाकी। नवंबर में पर इलेक्शन आप होगा। कह रहे हैं आज जरूरत महसूस नहीं हो उसका रही, गणित क्या जरूरत सर? लगेगी तो नीतीश कुमार भी ये काम करेंगे। उसका गणित समझिए ना सर, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे, संकल्प पत्र में घोषणा कर दी जाएगी कि हम पहले बजट में घोषणा कर देंगे, फरवरी में बजट आता है, तो उस समय के लिए चुनाव के आप पहले कह रहे बता हैं दिया ऐसा नहीं है नीतीश कुमार के मेरे नहीं, उसूलों के खिलाफ है, मैं 100% नहीं होगा, करूंगा। आप तय मान जरूरत के पड़ेगी चलो, तो सब करेंगे। 100% होने वाला है। Alright. बिहार चुनाव के पहले जिस तरह सर टाइम खत्म हो गया, तेजस्वी लेकिन यादव मैं ने आपको जिक्र करा, उसको जरूर समय follow नहीं है, करेगी। मैं आपको कर्नाटक वाले बयान सुनाता। अच्छा, इस वक्त नीतीश चंद्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए, जरा इसी खबर पर आगे। नीतीश, उम्मीद है, मतलब बहुत चर्चाएं थी कि क्या आज के बजट में ऐसी कोई घोषणा होंगी सीधे लाभ पहुंचाने वाली, डायरेक्ट पैसा खाते में ट्रांसफर करने वाली, कोई योजना नहीं है इसी बजट में। जी हाँ, फिलहाल बजट भाषण चूंकि पूरा हो चुका है और ऐसी कोई भी योजना जिसको लेकर काफ़ी उम्मीद की जा रही थी, चूंकि चुनावी साल है और कई राज्यों के चुनाव में जिस तरह से फ्रीबीज ने कमाल दिखाया है, तो ये लगभग तय माना जा रहा था कि कुछ इस तरह की घोषणा होगी। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार महिलाओं को माई बहिन योजना के तहत 2500 रुपया या वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने की बात अपनी तरफ से कह चुके हैं, और कल भी इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक तरह से अपनी बात रखी कि यदि बजट में इस तरह का प्रावधान होता है तो ये कह सकें कि ये मेरी योजना की कॉपी की गई या फिर हमने दबाव बनाया, तो इस तरह की बात हुई है। शायद इसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने ये बातें रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे सूत्रों का ये कहना है कि नीतीश कुमार इसकी घोषणा कल कर सकते हैं, चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद जब सरकार का उत्तर नीतीश कुमार देंगे तो उस दौरान नीतीश कुमार कुछ ऐसी घोषणा कर सकते हैं, हमारे सूत्रों का ये कहना है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन संभव है ऐसा, क्योंकि चूंकि देखिए मतलब नीतीश, मतलब कहानी अभी बाकी है, कल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे तो उससे भी उनको जाएगा ना। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका और हमारे कहानी कुर्सी के मेहमानों का। तो सर कल के लिए एक एजेंडा मिल गया पहले, मुख्यमंत्री जी कल देखते हैं कुछ करते हैं कि नहीं करते। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी।